तलबा शकरगढ़ में हुआ, जो इसी नाम की एक तहसील का सदर मुकाम था। मेरे वालिद साहब पंडित त्रिलोक चंद एडवोकेट वहाँ वकालत करते थे, और इसी दौरान में बड़े पुरअमन माहौल में हम लोग वहाँ रह रहे थे कि पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए, खून के प्यासे हो गए, और ऐसे में हमें वहाँ से निकलना पड़ा। और जब आबादी का तबादला शुरू हुआ तो हमारा ख़ानदान आवारा वतन हुआ, और हम पठानकोट से हम शकरगढ़ से चलकर फौज की हिफाजत में पठानकोट आ गए। और ये 2 सितंबर 1947 को हम पठानकोट में वारिद हुए, और तब से हम यहीं रह रहे हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब यहाँ आकर वकालत करने लग गए थे। और इसके बारे में जैसा कि मेरे एक शेर से जाहिर है, हम एक तवील मुद्दत से पठानकोट में रह रहे हैं। पठानकोट में रहते हैं एक ज़माना से, पठानकोट में रहते हैं एक ज़माने से, इसी के दम से हमारा भी नाम रोशन है। क्या बात है, शुक्रिया। रहमत साहब, आपको अपनी शायरी का शौक कैसे हुआ? मेरी इब्तदाई तालीम जिस स्कूल में हुई थी उसका माहौल अदबी था। स्कूल की दीवारों पर अच्छे अच्छे असातिज़ा के बढ़िया बढ़िया शेर लिखे रहते थे। जैसे हमारी पहली जमात के कमरा के बाहर शेर लिखा हुआ था बरामदे में कि कदरे सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। हमारी चौथी क्लास के टीचर मौलवी अब्दुल कादिर साहब एक शेर क्लास में घूमते घूमते गुनगुनाया करते थे, या इलाही मिट न जाए दर्द दिल, या इलाही मिट न जाए दर्द दिल, मिटने वालों को मिटाए दर्द दिल। तो उनकी ज़ुबान से ये शेर बार बार सुनने की वजह से मुझे अजबर हो गया, और ज़िंदगी के आज के मरहले पर भी ये शेर मुझे ज़ुबानी याद है। तो हमारे टीचर लोग हमारी क्लास को 2 हिस्सों में बांट देते थे और शेरों का मुकाबला करवाया करते थे। कुछ टीमें हार जाती थी, कुछ जीत जाती थी। तो इसी तरह जैसे आजकल के बच्चे अंताक्षरी करते हैं, हम शायरों का शेर सुनाकर मुकाबला करते थे। ये मुकाबले ना सिर्फ क्लास की सतह पर होते थे बल्कि स्कूल की सतह पर भी होते थे। मैं बढ़ चढ़ कर उनमें हिस्सा लेता था। इस तरह मुझे सैकड़ों अशआर ज़बानी याद हो गए थे। मौलाना हाली पानीपती का एक फरमान है कि जो शख्स शायर बनना चाहता है उसे कम से कम 50 शेर अच्छे उस्ताद शायरों के याद कर लेने चाहिए। वही शेर एक ज़ख़ीरे के तौर पर, एक लाइब्रेरी के तौर पर उसके हाफ़ज़े में महफूज रहेंगे, और वो उन्हीं से फ़ायदा उठाकर उसे तहरीक मिलेगी, वो आइंदा शायरी करेगा। तो अगर हाली पानीपती का ये फरमान दुरुस्त है तो मेरा शायर बन जाना एक कुदरती बात थी। जी रहमत, शुक्रिया मंजूर। रहमत साहब, आपकी सबसे पहली गज़ल कौन सी थी और उसे लिखने की तहरीक कैसे हुई? उसे लिखने की तहरीक ऐसे हुई कि उस ज़माने में जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो अखबारों में एक पंक्ति आया करती थी जिसे मिसरा तरा कहते हैं। उसके मुताबिक हमने लिखना होता था। सभी शायर उसके मुताबिक लिखकर अखबार को अपना कलाम भेजते थे। एक बार हिंद समाचार में एक पंक्ति आई कि तस्वीर बन गया तेरी तस्वीर देखकर। तो मैंने इस पर 5 शेर कहे और मैंने भेज दिए। तो उनमें से 2 अशआर छपे थे, बाकी कट गए, शायद वो ठीक नहीं थे। तो वो 2 शेर मैं सुना देता हूँ, उन्हीं को मैं अपना पहली गज़ल तस्लीम करता हूँ। वो शेर हैं कि तूने लिखा है भूल जा गुजरे हुए वो दिन, तूने लिखा है भूल जा गुजरे हुए वो दिन, हैरान हो गया हूँ मैं तहरीर देख कर। क्या बात है साहब, शुक्रिया। सब पूछने लगे मेरे दिल की हकीकतें, हर वक्त तेरी याद में गंभीर देख कर। राजा साहब, आपकी नज़म तेरे खुशबू में बसे खत आलमी शोहरत के गज़ल गायक जगजीत सिंह ने गाई है। आप अपनी उस गज़ल के कुछ चंद बंद सुनाए हमें। मैं उस नज़म का एक बंद अर्ज करता हूँ। खुदा का हुक्म मुकद्दर की मौज। इस गज़ल को जगजीत सिंह की गायकी की वजह से आलमी शोहरत नसीब हुई है। मुलाज़ा फरमाएं, इसका एक
استنجا کہ تیرے خوشبو میں بسے خط میں جلاتا کیسے، تیرے خوشبو میں بسے خط میں جلاتا کیسے، پیار میں ڈوبے ہوئے خط میں جلاتا کیسے، تیرے ہاتھوں کے لکھے خط میں جلاتا کیسے، تیرے ہاتھوں کے لکھے خط میں جلاتا کیسے، تیرے خط آج میں گنگا میں بہا آیا ہوں، آگ بہتے ہوئے پانی میں لگایا ہوں۔ واہ، تیرے ہاتھوں کے لکھے خط میں جلاتا کیسے، تیرے خط آج میں گنگا میں بہایا ہوں، تیرے خط آج میں گنگا میں بہایا ہوں، آگ بہتے ہوئے پانی میں رہبر صاحب، آپ نے غزلوں کے علاوہ نظمیں بھی لکھی ہیں، ان دونوں ذات سخن میں کیا فرق ہے؟ غزل اور نظم کی تکنیک میں بھی فرق ہے۔ دوسری جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ دو مصروں میں، دو پنکتیوں میں ایک مکمل تھاٹ ہوتا ہے، اس کا ایک شعر سے دوسرے شعر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور نظم میں، غزل میں جیسے ہم ایک شعر میں لکھ سکتے ہیں اقرار ہوتا ہے، دوسرے شعر میں لکھ سکتے ہیں انکار ہوتا ہے، لیکن نظم میں ایسا نہیں کر سکتے۔ نظم شروع سے لے کر آخر تک، اول سے آخر تک ایک ہی مضمون اس میں کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ تیرے خوشبو میں بسے خط میری نظم ہے، یہ ساری خطوں کے متعلق ہے، جتنے بھی اس میں بند آئے ہیں سبھی میں خطوں کا ذکر ہے۔ رہبر صاحب، جگجیت سنگھ کی آخری البم انتہا میں آپ کی ایک غزل شامل ہے، اس کے کچھ بند سنائیں۔ ہاں، اس کے میں چند اشعار سناتا ہوں۔ پہلا شعر ہے مطلع ارشاد۔ آئینہ سامنے رکھو گے تو یاد آؤں گا۔ واہ، کیا بات ہے۔ آئینہ سامنے رکھو گے تو یاد آؤں گا، اپنی زلفوں کو سنوارو گے تو یاد آؤں گا، اور بھول جانا مجھے آسان نہیں ہے اتنا۔ واہ، بھول جانا مجھے آسان نہیں ہے اتنا، جب مجھے بھولنا چاہو گے تو یاد آؤں گا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور شعر سنیے کہ ایک دن بھیگے تھے برسات میں ہم تم دونوں، ایک دن بھیگے تھے برسات میں ہم تم دونوں، اب جو برسات میں بھیگو گے تو یاد آؤں گا۔ واہ۔ اور اس کا ایک بہت عمدہ شعر سنائیں، ارشاد ہے بتا کہ یاد آؤں گا اداسی کی جو رت آئے گی۔ کیا بات ہے۔ یاد آؤں گا اداسی کی جو رت آئے گی، جب کوئی جشن مناؤ گے تو یاد آؤں گا۔ بھول جانا مجھے آسان نہیں ہے اتنا، جب مجھے بھولنا چاہو گے تو یاد آؤں گا، جب مجھے بھولنا چاہو گے تو یاد آؤں گا، آئینہ سامنے رکھو گے تو یاد آؤں گا۔ رہبر صاحب، آپ کے جو من پسند شاعر ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ میرے من پسند شاعروں میں سر فہرست میر تقی میر کا نام ہے۔ وہ بہت آسان بھی لکھتے تھے اور ان کا نام آج بھی پوری طرح بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مرزا غالب ہیں، جن کا کلام ہمیں بہت سے لوگوں کو آج بھی یاد ہے۔ اور ساحل لدھیانوی کا کلام تو مجھے پوری کتاب ان کی تلخیاں زبانی یاد ہو گئی تھی 2-3 بار پڑھنے کے بعد۔ شاعر مجھے بے حد پسند تھے۔ یہ 3 شاعر ہیں جنہیں میں نے بے حد پسند کیا ہے۔ رہبر صاحب، کیا سنجیدہ شاعری کے علاوہ آپ نے کوئی مزاحیہ غزلیں بھی لکھی؟ زیادہ تو نہیں لکھی، کبھی کبھی کوئی غزل اپنے آپ آ جائے تو ہو جاتی ہے، ادروائز میں سنجیدہ شاعری ہی لکھتا ہوں۔ تو ایک مزاحیہ غزل کے 4 شعر سناتا ہوں۔ ارشاد۔ مطلع ہے کہ دوستوں سے فریب کھایا کر،
दोस्तों से फरेब खाया कर और फिर दोस्ती निभाया कर। दोस्तों से फरेब खाया कर और फिर दोस्ती निभाया कर। हो के दिन भर के काम से फारिग, हो के दिन भर के काम से फारिग, शाम को मैकदे भी जाया कर। और जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, वाह, जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, एक दिन छोड़ कर नहाया कर। जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, एक दिन छोड़ कर नहाया कर। और आखिरी है कि सच्चे दिल से तुझे दुआ देंगे, सच्चे दिल से तुझे दुआ देंगे, हम फकीरों को कुछ खिलाया कर। अच्छा है रहबर साहब की गजलों नज़मों के अलावा आपने कुछ और भी लिखा है? हाँ, मैंने मज़ामीन लिखे हैं, जैसे पठानकोट रात की बाहों में, ये बड़ा मशहूर हुआ था मजमून। और इसके अलावा और मजमून लिखे हैं कि मुझको सारे बेवफाओं के पते मालूम है, एक ये भी अच्छा पसंद किया गया था। एक और मजमून था कि बस्ती की लड़कियों में बदनाम हो रहा हूँ। ये इस तरह के और 10-12 मज़ामीन मैंने लिखे हैं। आइए उपेंद्र नाथ अश्क को स्मरण करें, ये भी मैंने लिखा था। वकालत का पेशा ऑल इंडिया रेडियो जलंधर की फरमाइश पर लिखा था। नई नस्ल के नाम आपका कोई पैगाम? नई नस्ल के नाम मेरा पैगाम यही है कि जो भी काम करना चाहिए उसे पूरी लगन, जान फशानी और मेहनत के साथ करना चाहिए, क्योंकि तिगड़म बाजी के साथ कुछ वक्त के लिए तो आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन आने वाला वक्त ऐसे लोगों के खिलाफ अपना फैसला देगा। तो नई नस्ल के लिए ये मैं एक शेर कहूँगा कि ये नस्लें नौ को अंदाजा नहीं है, ये नस्लें नौ को अंदाजा नहीं है, अदब में चोर दरवाजा नहीं है। वाह रहबर साहब, वाह, बहुत खूब। उर्दू के शिरोमणि साहित्यकार राजेंद्र नाथ रहबर को अनेक अवार्डों से सम्मानित किया गया, जिसमें पंजाब सरकार की ओर से शिरोमणि उर्दू साहित्यकार सम्मान, चिराग गोरखपुरी सम्मान, हिमोत्कर्ष संस्था हिमाचल प्रदेश की ओर से नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड, जालंधर में लाला जगत नारायण अवार्ड, बिहार उर्दू अकादमी बिहार की ओर से सर्वश्रेष्ठ पुस्तक सम्मान, भाषा विभाग पटियाला की ओर से उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कवि रत्न सम्मान और साहित्य रत्न सम्मान से उन्हें नवाजा गया। रहबर साहब, आपके बारे में बहुत से लोगों ने राय दी है। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर सुखविंदर सिंह आपके बारे में क्या कहते हैं। रहबर साहब उर्दू के उन चंद शहरों में से हैं जिनको उनकी जिंदगी ही में बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई है। आपने पंजाब में उर्दू की समा को रोशन रखने के लिए अपना खूने जिगर दिलाया है। वो शोहरत और नामवरी की तमन्ना किए बगैर शायरी की खिदमत कर रहे हैं। उनका कलाम पुरफरेब हद तक आसान है, जिसे उर्दू ना जानने वाले भी बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। श्रोमणी उर्दू साहित्यकार अवार्डी जनाब राजेंद्र नाथ रहबर जी को
मैं बड़े अदब के साथ सलाम करता हूँ। रहबर साहब, आपके शायरी के अलावा और क्या क्या शौक हैं? मनु जी, मेरा पहला प्यार तो शायरी ही है जी। उसके अलावा मैं सूफियाना कलाम सुनने का शौकीन हूँ जी जी जी। और संगीत की महफिलों में भी जाता हूँ और गाने वालों को सुनता हूँ बड़े शौक के साथ। जी जी। और किसी ज़माने में मैं साल में 2 बार मुशायरे भी करवाया करता था शिमला शहर में, जी। जो रात के 8 बजे शुरू होते थे और सुबह 6 बजे तक चलते थे। ये उस जमाने की बात है, यानी 58, 50, 60 वगैरह। इन सालों में लोगों में इतना ज़ौक शौक था कि वो सारी रात बैठ के मुशायरा सुनते थे। रहबर साहब, अक्सर ये देखने में आया है कि जो शायरों को है घर में वो मुनासिब माहौल नहीं मिल पाता, इसके बारे में आपका क्या तजुर्बा है? नहीं, मुझे तो कभी कोई रुकावट नहीं आई किसी की तरफ से भी, बल्कि जो शायर दोस्त और साहित्यकार जो मुझे मिलने आते हैं उनके लिए मेरी वाइफ चाय वगैरह, खाना किसी ने खाना हो, सब तरह के इंतजाम बड़ी खुशी के साथ करती है। जी जी जी। रहबर साहब, आपने शायरी की तालीम किनसे ली? अपने उस्ताद के बारे में हमें कुछ बताएं। मैंने पंजाब के एक उस्ताद शायर जो दरवेशाना जिंदगी बसर करते थे, पंडित रतन पंडोरवी, उनसे शायरी